Chapters 1701 Killing Rank 8, 1702 Common Enemy Hatred, 1703 Avoiding the Limelight Temporarily, 1704 Chaos in Central Continent. Chapter Start. Chapter 1701 Killing Rank 8. ईस्टर्न सी के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप सेंट्रल कॉन्टिनेंट की पहाड़ियों के ऊपर नीची उड़ान भर रहा था। जब से ड्यूक लॉन्ग ने जबरदस्ती इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस छीना था, तब से ईस्टर्न सी के राइचस पाथ, डेमोनिक पाथ और यहां तक कि अकेले घूमने वाले लोन इमॉर्टल रैंक 8 भी एक साथ काम करने पर मजबूर हो गए थे। यही कहीं होना चाहिए। शेन कॉन्ग शेंग अचानक रुक गया और नीचे के पहाड़ को एक शक भरी नजर से देखने लगा। ये पहाड़ बहुत हाय साधारण था, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और उसमें कुछ भी खास नहीं था। ये हुआ काइयो ने अपनी भुएं सिकोड़ी और ना में सर हिलाया। मुझे तो अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड से कुछ नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि ये पहाड़ कुछ अलग है, किंग यूएन ने कहा। यही है, ग्रैनी रॉन्ग ने पूरे यकीन के साथ कहा। आसपास के गू इमॉर्टल्स उसकी तरफ देखने लगे। ग्रैनी रॉन्ग तो एक पॉइजन पाथ गू इमॉर्टल थी, उसके पास इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स में इतनी कमाल की काबिलियत कैसे हो सकती थी? यहां एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। सोंग ची युआन की ईल से क्रिस्टल जैसी रोशनी चमकी जब उसने ये कहा। लेकिन अभी हमारे पास कोई फॉर्मेशन पाथ का मेंबर नहीं है, हुआ काइयू ने ऐड किया। जैंग यिन ठंडी हंसी हंसा। अरे सोचना क्या है, जबरदस्ती तोड़कर घुस जाते हैं। पहले ईस्टर्न सी में हम सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, इसीलिए ड्यूक लॉन्ग कामयाब हो गया। फ्लैट तो हमने अलायंस बना ली है, साथ में आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे, भले हाई ड्यूक लॉन्ग आ जाए तो क्या हुआ? हाँ, सही कह रहा है, चलो अटैक करो। सोंग ची युआन जोर से हंसा और हमला कर दिया। बूम बूम बूम। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के तरीक वकाए लाजवाब थे। एक के बाद एक धमाकों से वो इल्यूजन फॉर्मेशन जैसे टूट सा गया और असली नज़ारा सामने आ गया। पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी पत्थर की गुफा थी। इस गुफा में नेचुरल ड्रैगन मार्किंग्स दी। ऐसा लग रहा था जैसे नाचते हुए ड्रैगन्स एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स ने बस एक झलक देखी और ड्रैगन मार्किंग्स वाली इस गुफा में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वो गुफा के अंदर उड़े और उन्हें नीचे एक बहुत बड़ा सुराख मिला। वो इस रास्ते से नीचे जाने लगे। एक लंबी सुरंग से गुजरने के बाद इमॉर्टल्स की ईल के सामने रोशनी आ गई। ये गुफा के नीचे एक नेचुरल अर्थ ट्रेंच है। ये कोई नया अर्थ ट्रेंच नहीं है, ये जरूर बहुत पुराना होगा। क्या ड्रैगन पैलेस इस अर्थ ट्रेंच की गहराइयों में है? ड्यूक लॉन्ग ने इमॉर्टल गू हाउस छीन लिया, उसने उस यहां क्यों रखा? ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। यह अर्थ ट्रेंच इतना गहरा था कि उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, पूरी तरह अंधेरा और अजीब सा था। अर्थ ट्रेंच के सामने वो सब बहुत छोटे लग रहे थे, जैसे मामूली सी मक्खियां हों। रो! अचानक अर्थ ट्रेंच से हवा का एक तेज झोंका ऊपर की तरफ आया। उसी वक्त पूरा अर्थ ट्रेंच कांपने लगा, उसकी चट्टानें टूट कर गिरने लगी। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए, उन्हें एक जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। ये झटके अचानक शुरू हुए और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गए। 10 सांस के वक्त के बाद पूरा अर्थ ट्रेंच वापस नॉर्मल हो गया। आखिर नीचे है क्या? जो भी हो, उसने हम सबको खतरे का एहसास दिलाया है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि ड्यूक लॉन्ग आखिर कर क्या रहा है। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स जैसे हाई अर्थ ट्रेंच की गहराई में जाने वाले थे कि वहां रेनबो लाइट्स चमकने लगी। एक सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन उभरा और उसने सभी गू इमॉर्टल्स को छह लिया। वो लोग घाट लगाए बैठे थे। कितना जबरदस्त इमॉर्टल फॉर्मेशन है। कौन है? सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक बूढ़ा रैंक 8 गू इमॉर्टल ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स के सामने आया। उसने ग्रे रोब पहना हुआ था और उसके पूरे जिस्म से एक गहरी उदासी झलक रही थी। ईस्टर्न सी के रैंक 8 काफी जानकार थे, उन्होंने जल्दी हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इस एक्सपर्ट को पहचान लिया। ओ, तुम विंड क्लाउड मैनर के ओल्ड मैन बीफंग हो? ओल्ड मैन बीफंग ने एक आह भरी। हाँ, मैं हाई हूं। तुम लोग यहां हिडन ड्रैगन केव पर हमला करने आए हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरे यहां होते हुए तुम्हारा जो भी मकसद हो, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। हिडन ड्रैगन केव? यह हिडन ड्रैगन केव है? ईस्टर्न सी के कई गू इमॉर्टल्स को बड़ा झटका लगा। सब जानते थे कि हिडन ड्रैगन केव में लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट दी जैंग शेंग रहता है, लेकिन उसकी लोकेशन कभी किसी को पता नहीं चली थी। ओल्ड मैन बी फंग असल में हेवनली कोर्ट का मेंबर बन सकता था, लेकिन उसके प्यारे पोते फंग चांजी की एक गलती की वजह से ओल्ड मैन बी फंग ने भी सजा ली और उन्हें हिडन ड्रैगन केव में दी जैंग शेंग की निगरानी का काम सौंपा गया। कुछ खास रीजंस की वजह से
ड्यूक लॉन्ग ने रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पलस को यहां रखा था। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स सुरागों की तलाश में हिडन ड्रैगन केव तक पहुंच गए थे। पफ! ओल्ड मैन बी फंग का शरीर हिला और उसने सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। यह सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन दी ज़ैंग शेंग को कैद कर सकता था, इसीलिए यह बहुत पावरफुल था। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स उसकी ताकत में बह गए, उनकी इल्म धुंधला गई और जब होश आया तो उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी स्पेस में फंसा हुआ पाया, सब एक दूसरे से अलग थलग। अगले हाइपैल ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स ने अपने आसपास हमला करना शुरू कर दिया। एक रैंक 8 बैटल शुरू होने वाली थी। उसी समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हर जगह इमॉर्टल्स एक्शन में थे। माउंटेन टॉर्टस वैली के अंदर दीवारें एकदम सीधी थी, लगभग जमीन के परपेंडिकुलर। डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल 9 गोस्ट फिंगर यहां चुपके से घुस आया था। वो यहां के माउंटेन टॉर्टसेस को लालच भरी नजरों से देख रहा था। यहां बहुत सारे माउंटेन टॉर्टसेस दी, पूरी वैली उनसे भरी हुई थी, उनके बीच में विशाल डेसोलेट बीस्ट माउंटेन टॉर्टसेस भी थे। माउंटेन टॉर्टसेस जो ईस्टर्न सी में रेयर हैं, वो सदर्न बॉर्डर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आम बात है। यह माउंटेन टॉर्टस वैली सेंट्रल कॉन्टिनेंट में माउंटेन टॉर्टसेस पालने की सबसे बड़ी जगह है। ही 9 गोस्ट फिंगर अपने आप में ही खुश होकर हंसा। ये जगह असल में 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में से एक स्पिरिट बटरफ्लाई वैली का रिसोर्स पॉइंट था। लेकिन अब यहां पहरा देने वाला गू इमॉर्टल एक रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन एरिया की रक्षा के लिए चला गया था। लेकिन भले ही वो आदमी चला गया, उसने पीछे वार्निंग मेथड्स छोड़ दिए हैं। 9 गोस्ट फिंगर अचानक अंदर नहीं घुसा, वो बाहर ही रुका और काफी देर तक जांच पड़ताल की और सच्चाई का पता लगा लिया। ये एक अर्थ पाथ इमॉर्टल किलर मूव था। देखता हूं इस मेथड को कैसे तोड़ा जाए। 9 गोस्ट फिंगर की एड़ तेजी से चमकीन, उसकी 10 उंगलियां तेजी से कैलकुलेशन करने लगी और इधर उधर हवा में उड़ने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, कभी असली तो कभी परछाई में बदल रही थीं। शुरू में 10 उंगलियां थीं लेकिन जल्दी सिर्फ 9 उंगलियों की परछाइयां रह गईं। 9 गोस्ट फिंगर का विजडम पाथ इनहेरिटेंस बहुत अनोखा था। जो उंगली गायब थी, वो ग्रेट डाओ का हिस्सा थी जो भाग गया था। ये सबसे गहरा आसमानी राज था। 9 गोस्ट फिंगर का मेन कल्टिवेशन सोल पाथ था, विजडम पाथ तो बस सेकेंडरी था। उसकी उंगलियां नाच रही थीं और वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। जितना ज्यादा वो डिड्यूस करता, उसकी एरू उतनी ही ज्यादा चमकती। और उसी वक्त यहां से अनागिनत लीडो मूनलाइट माउंट में एक गंभीर लड़ाई चल रही थी। रैंक 7 लोन इमॉर्टल जी बाओशू हवा में तैर रहा था, उसका ऑरा शानदार था और वो मूनलाइट माउंट पर लगातार हमले कर रहा था। उसने नीले रंग का रोब पहना हुआ था, वो किसी स्कॉलर जैसा दिखता था, एकदम हैंडसम, चेहरे पर नूर था, एक खूबसूरत नौजवान लग रहा था। उसका ओपोनेंट, मूनलाइट माउंट की रक्षा करने वाली फीमेल इमॉर्टल, बुरी हालत में थी। उसने गुस्से से कहा, जी बाओशू, तुम ईस्टर्न सी के एक मशहूर लोन इमॉर्टल कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने इतनी घटिया हरकत की और मूनलाइट माउंट को लूटने की कोशिश की। हिम्मत है तो जाकर 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स को लूटो। हम दोनों लोन इमॉर्टल्स हैं, फिर भी तुम मुझे टारगेट कर रहे हो। उस वक्त मैंने तुमसे ये गू खरीदा था, मैंने तुम्हें बिजनेस दिया था। जी बाओशू ने आ भरी, फेरी यू हुआ, अगर मजबूरी ना होती तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरा ये गू का बिजनेस डूब गया है, मुझे इनकम का कोई दूसरा जरिया चाहिए। अगर तुम मुझे अपने आधे मूनलाइट मशरूम्स दे दो तो मैं अभी बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की फीमेल इमॉर्टल को लगा जैसे वो खून थूक देगी। मैंने अपने मूनलाइट मशरूम्स को पालने में 30 साल लगाए हैं और बहुत मेहनत की है, और तुम अब उसमें से आधा चाहते हो, सपने देख रहे हो। भले ही मैं तुम्हें हरा ना सकूं, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। यहां से भागने से पहले मैं पूरा मूनलाइट माउंट तबाह कर दूंगी। कर पाओगी? अचानक सेंट्रल कॉन्टिनेंट की फीमेल इमॉर्टल के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। घाट! फीमेल इमॉर्टल बहुत हैरान हुई, कोई उसके पीछे बिना उसके नोटिस किए आ गया था। कौन? फीमेल इमॉर्टल जैसे हाई मड कर देखने वाली थी, अगले ही पाल उसकी यूनी के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। यूजियान जी मूनलाइट माउंट के ऊपर खड़ा सेंट्रल कॉन्टिनेंट की फीमेल इमॉर्टल को देख रहा था, फिर मुस्कुराते हुए जी बाओशू की तरफ मुड़ा। यूजियान जी थेफ्ट पाथ में माहिर था, वो ईस्टर्न सी में अर्थ ट्रेंच से ब्लैक ऑयल निकालने में सबसे अच्छा गू इमॉर्टल था। वो दिखने में बदसूरत और ठरकी लगता था, लेकिन वो जी बाओशू का सबसे अच्छा दोस्त था। जी बाओशू रिसोर्सेज के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट आया था, तो यूजियान जी उसकी मदद करने जरूर आता। रूमर केज के अंदर फैंग युआन चिल्लाया और उसने इमॉर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन छोड़ दिया।
हजारों ड्रैगन्स उड़े और अनागिनत सिल्वर टाइगर से लड़ने लगे। एक पाल में ड्रैगन्स और टाइगर्स लड़ने लगे। उनकी लड़ाई से खूबसूरत सिल्वर स्पार्क्स निकल रहे थे और माहौल में कत्ल का इरादा साफ था। कुछ सांस के वक्त के बाद ड्रैगन्स की संख्या कम होने लगी। वो टाइगर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। वो लगातार मिरियड ड्रैगन एक्टिवेट करके खुद को बचा रहा था। लॉर्ड जो जोंगशिन के तरीके सच में पावरफुल हैं। यह कॉम्बिनेशन कमाल का है। रूमर केज, मलिशियस रूमर्स और रूमर्स बिकम टाइगर्स का इस्तेमाल करके उनकी बैटल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है। जितना ये खींचेगा उतना हाई फैंग युआन के लिए बुरा है। लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका है। अब वो भाग नहीं सकता। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के तीनों रैंक 8 साइड में खड़े देख रहे थे, फॉर्मेशन की कोने से रक्षा कर रहे थे। अकेले जो जोंगशिन ने हाई फैंग युआन को दबा रखा था। हर हेवनली कॉर्ट गु इमॉर्टल के पास गजब का टैलेंट होता था। वो जीनियस एक्सपर्ट्स थे। आमतौर पर मेरी बैटल स्ट्रेंथ सिर्फ अपर टियर रैंक 8 है। मैं ली हुआंग से कम हूं। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन पाथ एडवांटेज के साथ प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के किलर मूव का इस्तेमाल करके और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अनागिनत इंसानों की विल को उधार लेकर मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। इस रफ्तार से मैं आखिरकार फैंग युआन को थकाकर मार दूंगा। भले हाई जो जोंगशिन का पलड़ा भारी था, वो लापरवाह नहीं हुआ। भले ही वो अभी अभी जागा था, लेकिन ढेर सारी इंफॉर्मेशन ने यूज फैंग युआन को गहराई से समझने में मदद की थी। फैंग युआन की ताकत, उसकी चालाकी और उससे खतरा जो जोंगशिन के दिमाग में गहराई तक बैठ गया था। इंफॉर्मेशन पाथ और ह्यूमन पाथ। हेवनली कोड की बुनियाद सच में बहुत गहरी है। उन्होंने बस एक काउंटर भेजा और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। फैंग युआन ने जो जोंगशिन को देखा और मन ही मन आ भरी। दुश्मन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वो फैंग युआन से बहुत चौकन्ना दी और हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी हरकत तुरंत पकड़ी जाती। फैंग युआन की अनागिनत बैटल टैक्टिक्स बेकार हो गईं। फैंग युआन को रैंक 8 बने बहुत कम समय हुआ था। वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, लुओपो सील और दूसरे मूव्स पर निर्भर था अपनी बैटल स्ट्रेंथ को अपर टियर रैंक 8 पर बनाए रखने के लिए। पिछली लड़ाइयों में वो या तो 5 रीजन्स, रीजनल वॉल्स, 5 रीजनल माउंटेन रेंज या रिवर ऑफ टाइम में था, जहां फैंग युआन माहौल या दूसरे लोगों का फायदा उठा सकता था, अपने और दुश्मनों के बीच ताकत के फर्क को कम कर सकता था। लेकिन अब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बीच में था और एक असली रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट उस पर हावी हो रहा था। इंफॉर्मेशन पाथ में उसकी पकड़ बहुत कमजोर थी। ह्यूमन पाथ तो और भी बुरा था। छोड़ो, जांच पड़ताल यहां खत्म होती है। अब अपने एरिया के एडवांटेज को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। फैंग युआन के होठ हिले और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगले हाईपैल, उसका घाट एक्टिवेट हो गया। रंबो। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की बाहरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। रूमर केज एक अंडे की तरह था, जिसे यूएस खौफनाक ताकत ने कुचल दिया। यहां फॉर्मेशन कैसे? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चारों इमॉर्टल्स हैरान और गुस्से में थे। अंदाजा लगाओ। फैंग युआन जोर से हंसा, इमेमोरियल ईयर मंकी में बदलकर झू जोंगशिन की तरफ कूड़ा और एक घुसा मारा। रूमर केज टूट गया। बैकलैश की वजह से जो जोंगशिन के मुंह से खून के फव्वारे निकल पड़े। टाइम पाथ मेथड एक्टिवेट हुआ। आसपास का वक्त धीमा हो गया। जो जोंगशिन समय पर बच नहीं पाया। यूज फैंग युआन का घुसा लगा और वो जमीन पर जा गिरा। जल्दी, लॉर्ड जो जोंगशिन को बचाओ। चलो एक साथ हमला करते हैं। दूसरे 3 गु इमॉर्टल्स फैंग युआन की तरफ लपके। फैंग युआन बुरी तरह हंसा। फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हुआ और उन तीनों रैंक 8s को एक सांस के लिए रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन का विशाल शरीर नीचे उतरा और वो जो जोंगशिन के सामने आ गया, जो एक कपड़े की गुड़िया की तरह पड़ा था। इमॉर्टल किलर मूव, स्प्रिंग सिजर्स। एक बहुत बड़ी कैंची उस बंदर के हाथों में थी। उसके ब्लेड्स 10 फीट लंबे थे। वो जमीन की मिट्टी में धंस गए। इसके बाद उस बड़ी कैंची ने काटा। जमीन उसके तेज ब्लेड्स के सामने नरम टोफू जैसी लग रही थी। क्रैक! एक हल्की सी आवाज के साथ कैंची बैंड हो गई और दोनों ब्लेड्स आपस में मिल गए। खून के छींटे उड़े। जो जोंगशिन का सर हवा में उड़ा और फिर जमीन पर आ गिरा। जो जोंगशिन मर चुका था। चैप्टर 1702 कॉमन एनिमी हेट्रेड, इम्प्रिजनमेंट वैली के आधे से ज्यादा सदर्न थॉर्न्स एक अनजान गु इमॉर्टल ने चुरा लिए। रेड रिवर बीच का इमॉर्टल फॉर्मेशन तबाह कर दिया गया। अंदर के ब्लेजिंग रेड स्टोन्स 3 गु इमॉर्टल्स ने लूट लिए। कोई फॉलिंग हेवनली रिवर का प्राइमीवल सैंड चुराना चाहता था। यूज हेवंस एनवी मैनर के पीछे छोड़े गए इमॉर्टल किलर मूव ने भगा दिया।
फेरी जी वे हेवनली कोर्ट से पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हालत पर नजर रखे हुए थी। ये सारी खबरें उसके माथे पर शिकन ला रही थीं। वो गुस्से से आग बबूला थी। बड़े से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ढेरों रिसोर्सेस और टैलेंट, द हेवनली कोर्ट के लीडर्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स ने अनागिनत पीढ़ियों तक मेहनत करके इस खुशहाली को बनाया था। लेकिन अब इन चोरों की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। इसी बीच ड्यूक लॉन्ग अपनी सीट पर बैठा फेरी जी वेई से तबाही की खबरें सुन रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। कोई बात नहीं, कुछ रिसोर्सेस खो भी दिए तो क्या हुआ? ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ड्यूक लॉन्ग ने कहा और अपनी अर्न बैंड कर लिन अपनी कोहनी को थोड़ी पर टिकाकर आराम करने लगा। फेरी जी वे ने गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अगले हाईपैल उसकी ईर्द फैल गई और उसने गुस्से से कहा, फैंग युआन भाग चुका है। हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 रैंक 8 जख्मी हो गए हैं और सीनियर जो जोंगशिन, उन्हें फैंग युआन ने मार दिया। ओ! ड्यूक लॉन्ग की ईर्द में एक तेज रोशनी चमकी। उसने आराम करना छोड़ दिया और सीधा बैठ गया। बोला, जो जोंगशिन को खास तौर पर फैंग युआन से लड़ने के लिए चुना गया था, उसके पास अन सब में सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन फिर भी वो फैंग युआन के हाथों मारा गया जबकि बाकी लोग जख्मी होकर भाग गए। इसकी कोई वजह जरूर होगी। बैटल रिपोर्ट कहाँ है? ये रही। फेरी जी वे ने एक इंफॉर्मेशन पाथ गुवर्म ड्यूक लॉन्ग को दिया। बैटल रिपोर्ट बहुत डिटेल थी क्योंकि जो जोंगशिन के अलावा बाकी 3 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 8 जिंदा थे। रिपोर्ट देखने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद फेरी जी वे ने कहा, मुझे लगा था कि फैंग युआन ने सीनियर जो जोंगशिन को लुओपो सील से मारा होगा, पर सोचा नहीं था कि उसने स्प्रिंग सिजर्स का इस्तेमाल किया होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्प्रिंग सिजर्स को फिर से मॉडिफाई किया गया है। और सबसे जरूरी बात, जब फैंग युआन इमेमोरियल ईयर मंकी में बदला, तब उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 8 के पीक को पार कर गई। ये कहते हुए फेरी जी वे ने गहरी आह भरी। वो जानती थी कि फैंग युआन एक खतरा है। अगर उस आज़ादी से बढ़ने दिया गया तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। फेरी जी वे ने ऐसा होने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। फैंग युआन को गु इमॉर्टल बने कितना टाइम हुआ है? बस पलक झपकाते ही वो रैंक 8 बन गया, और एक और पलक झपकाते ही वो रैंक 8 के पीक पर पहुंच गया। मेरी बैटल स्ट्रेंथ भी सिर्फ अपर टियर रैंक 8 लेवल की है। एक पाल के लिए फेरी जी वेई थोड़ा निराश हो गई। ड्यूक लॉन्ग ने फेरी जी वेई को देखा और धीरे से गंभीर आवाज में कहा, जी वे, खुद को कम मत समझो। फैंग युआन इतनी तेजी से सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं बढ़ा, उस बहरी मदद भी मिली है। यूज रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने चुना और यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा मिला। यूज स्पेक्ट्रल सोल का असली इनहेरिटेंस भी मिला और शेडो सेक्ट उसके नाम हो गया। उसके पास गोस्टली कंसीलमेंट भी है जो थीविंग हेवन के असली इनहेरिटेंस का हिस्सा है। और ये मत भूलो, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने से फैंग युआन को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कितना फायदा हुआ। हम इस पर पहले से हाई बहुत ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारे कदम गलत नहीं थे। हमारी हार की वजह सिर्फ फैंग युआन नहीं, बल्कि इस पर असर डालने वाली ताकतें भी हैं। हम सिर्फ फैंग युआन को ही नहीं खत्म कर रहे, हम उन ताकतों से भी लड़ रहे हैं जो उसके आसपास हैं। ये सब या तो इमॉर्टल वेनरेबल्स हैं या डेमन वेनरेबल्स। इन्हीं की वजह से फैंग युआन इस हद तक बढ़ पाया है। फेरी जी वे ने यह सुना और शर्मिंदगी महसूस की। मैं अपना आपा और आत्मविश्वास खो बैठी थी। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। ड्यूक लॉन्ग हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें तसल्ली नहीं दे रहा, ये बस सच्चाई है। हाँ, भले हाई फैंग युआन के पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, जब तक वो रैंक 9 नहीं है, वो हमारे हेवनली कोर्ट को पलट नहीं सकता। जो जोंगशिन की मौत की रिपोर्ट साफ है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि फैंग युआन ने एक इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रूमर केज को तोड़ दिया। फैंग युआन चालाक और जालिम है। उसने जानबूझकर वक्त बर्बाद किया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों की विल से रूमर केज को उसकी असली काबिलियत से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। बाद में उस तोड़कर जो जोंगशिन को इतना बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा कि वो से नहीं पाया और बुरी तरह जख्मी हो गया। भले ही बाकी 3 रैंक 8s ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, फैंग युआन पहले से तैयार था और उसने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन्हें रोक दिया। इमेमोरियल ईयर मंकी बंकर और पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ हासिल करके उसने सबको चौंका दिया और जू जोंगशिन को मार दिया। फैंग युआन हमेशा से कमजोर होने का नाटक कर रहा था। उसने रूमर केज का इस्तेमाल करके हमारे गु इमॉर्टल को नुकसान पहुंचाया। भले हाई जो जोंगशिन बहुत चौकन्ना था, वो फिर भी फैंग युआन के जाल में फंस गया। असल में अगर दोनों तरफ से आमने सामने की लड़ाई होती
भले हाईफैंग युआन के पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ होती, वो जो जोंगशिन को मार नहीं पाता। बाद की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। हमारे 3 रैंक 8s ने एक साथ लड़ाई की और पीछे हट गए, फैंग युआन उन्हें रोक नहीं पाया। फेरी जी वेई लगातार सर हिला रही थी। ड्यूक लॉन्ग का एनालिसिस बिल्कुल उसके जैसा था। उसने एग्री किया, कोई भी इमॉर्टल गू सबसे स्ट्रांग नहीं होता, सिर्फ सबसे स्ट्रांग गू इमॉर्टल होता है। फैंग युआन अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, उसके पास पावरफुल मेथड्स और जालिम प्लान्स हैं, वो बेरहमी से काम करता है और शानदार नतीजे हासिल करता है। अभी उसके पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है। हमारी पहले की सारी तैयारियां बेकार हो गई हैं, क्या हमें ली हुआंग को उससे निपटने के लिए भेजना चाहिए? ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। ली हुआंग को रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की रक्षा जारी रखनी होगी। फेट गू को रिस्टोर करना सबसे बड़ा गोल है, हम इस मकसद से किसी को भी हटा नहीं सकते। भले ही हम ली हुआंग को फैंग युआन के पीछे भेजे दे, उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है। अगर टेलीपोर्टेशन फेल भी हो जाए, फैंग युआन फिर भी ली हुआंग का वक्त बर्बाद करना चाहेगा। आखिरकार वो अकेला नहीं है जो फेट को रिस्टोर होने से रोकना चाहता है, हम इस वक्त कोई गलती नहीं कर सकते। जी, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। फेरी जी वेई अब तक शांत हो चुकी थी। भले हाई ड्यूक लॉन्ग विजडम पाथ गो इमॉर्टल नहीं था, वो हेवनली कोर्ट का इंचार्ज था, उसका व्यवहार असाधारण था, वो एक बड़े पिलर की तरह था जो पूरी सिचुएशन को संभाल रहा था। पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ की तो बात ही छोड़ो, अगर फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग के बराबर की ताकत वाला सूडो इमॉर्टल वेनरेबल भी होता, तो क्या? ड्यूक लॉन्ग को विश्वास था कि हेवनली कोर्ट की बुनियाद के साथ वो फेट गू को जरूर रिपेयर कर लेंगे। भले हाईफैंग युआन कितनी भी मुसीबत खड़ी कर दे, जब तक वो रैंक 9 वेनरेबल नहीं है, वो हालत नहीं बदल सकता। ड्यूक लॉन्ग को सबसे ज्यादा चिंता रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की प्रोग्रेस की थी। उसने हॉल में बैठे दूसरे शख्स को देखा और पूछा, लॉर्ड जेंग युआन, कॉमन एनिमी हेट्रेड किलर मूव का एक्टिवेशन कैसा चल रहा है? वो शख्स एक बूढ़ा आदमी था, उसके चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी, वो एक सूखी लकड़ी की तरह पतला था, सच में एक ऐसे आदमी जैसा लग रहा था जो कब्र में पैर लटकाए बैठा हो। वो एक पत्थर की बेंच पर बैठा था और कब्दा होने की वजह से सिकुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, उसका ऑरा इतना कमजोर था कि अगर वो अभी मर जाता तो अजीब नहीं लगता। लेकिन उसकी सीनियरिटी ड्यूक लॉन्ग से भी ज्यादा थी, भले ही उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, वो हेवनली कोर्ट का मेंबर था। वो था ओल्ड मैन जेंग युआन। फेट गू के रेस्टोरेशन की वजह से वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से जागा था। आमतौर पर हेवनली कोर्ट सिर्फ रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भर्ती करता था, और वो भी एलीट्स में से एलीट्स होने चाहिए थे। लेकिन ओल्ड मैन जेंग युआन का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था, फिर भी यूज हेवनली कोर्ट में शामिल किया गया था। सबसे बड़ी वजह यह थी कि ओल्ड मैन जेंग युआन एक खास पाथ कल्टिवेट करता था, ह्यूमन पाथ। ह्यूमन पाथ का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से मौजूद था। इसकी शुरुआत उस शख्स से हुई जिसे इस दुनिया में रहने वाला हर कोई जानता था, रेंजू। रेंजू द्वारा छोड़ी गई लेस देन ग्रेटर देन को इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय इनहेरिटेंस कहा जा सकता है। लेस देन ग्रेटर देन में ह्यूमन पथ की गहराइयां छिपी थीं। कई महान जीनियसेस ने इसे पढ़कर कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल किया था, और ये ज्ञान आमतौर पर सबको हैरान कर देता था। हेवनली कोर्ट खुद को इंसानियत का लीडर मानता था, उन्होंने अनागिनत ह्यूमन पाथ मेथड्स इकट्ठे किए थे। ये ड्यूक लॉन्ग के सबसे बड़े आत्मविश्वास के स्रोतों में से एक था। ओल्ड मैन जेंग युआन ने कमजोर आवाज में कहा, उस वक्त जब 18 वेरिएंट ह्यूमन डिमोनिक इमॉर्टल्स ने प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला किया था, वो दुनिया में अजय थे। जब 18 वेरिएंट ह्यूमन डिमोनिक इमॉर्टल्स बुरी तरह हार गए, तो उन्होंने हार नहीं मानी और इमॉर्टल वेनरेबल को धोखा देने की कोशिश की। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल परेशान हो गए और 3 दिन 3 रात फॉर्मेशन में बैठे रहे, गहराई से सोचते रहे और अपने होश में नहीं आ पा रहे थे। लेस देन ग्रेटर देन पढ़ने के बाद उन्होंने अपने दिल की उलझन को तोड़ा और काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स, पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स और कॉमन एनिमी हेट्रेड जैसे कई ह्यूमन पाथ किलर मूव्स बनाए। मैं तो बस प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के बचे हुए तरीकों को एक्टिवेट करने की एक चाबी हूं, मेन लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं हूं, प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाइए, ड्यूक लॉन्ग। ओल्ड मैन जेंग युआन बहुत विनम्र था। अभी काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स पहले हाई एक्टिवेट हो चुका है, किलर मूव कॉमन एनिमी हेट्रेड भी पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में असर कर रहा है। अब बस हमें एक हद तक ह्यूमन विल इकट्ठा करना है, फिर हम किलर मूव पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा है, ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया, ये अच्छा है। कॉमन एनिमी हेट्रेड के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग अपने गुस्से और नफरत में एकजुट हो जाएंगे, रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन जरूर आसानी से आगे बढ़ेगा।
सेंट्रल कॉन्टिनेंट मिस्टिकल बॉडी सेक्ट। यह सेक्ट विंड क्लाउड मैनर के एक सुप्रीम एल्डर वूएफए ने बनाया था और ये इस सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का एक कंपटीशन वेन्यू भी था। इनिशियल सिलेक्शन के बाद जो लोग यहां compete कर सकते थे वो सब गू रिफाइनमेंट के एक्सपर्ट्स थे। स्क्वायर में हजारों गू मास्टर्स हर किसी के पास अपनी जगह थी जहां वो गू रिफाइन कर रहे थे। पूरा स्क्वायर रोशनी की एक मोटी दीवार से ढका हुआ था। रैंक 7 गू इमॉर्टल वूएफए यहां रहकर इस जगह की रक्षा कर रहा था। आधा वक्त गुजर चुका था, ज्यादातर गू मास्टर्स फेल हो चुके थे। कुछ लोगों के चेहरे पर कालिख लगी थी, कुछ दया के पात्र दी और उनके हाथ टुकड़ों में उद गए थे, उनके सीने में खूनी छेद हो गए थे। गू रिफाइनमेंट एक खतरनाक प्रोसेस था, जरा सी लापरवाही और बहुत बड़ी चोट लग सकती थी। एक और गू मास्टर के साथ गू रिफाइनमेंट के दौरान एक हादसा हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। स्क्वायर के फर्श के नीचे का फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ। इस गू मास्टर को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया जहां हीलिंग गू मास्टर्स ने जमा होकर उसका इलाज किया। इस शख्स ने गू मटीरियल्स को हैंडल करते वक्त गलती कर दी थी। मटीरियल्स का जहर उसके शरीर में फैल गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जल्द ही उस बचा लिया गया और वो होश में आ गया। भले ही तुम होश में आ गए हो, तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हैं और दिमाग धुंधला है, तुम कंपटीशन जारी नहीं रख सकते। हीलिंग गू मास्टर को यूएस पर दया आई, वो कमजोर नहीं था, कई लोगों को लगा था कि वो कामयाब होगा। उस शख्स ने हंसा, तो क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया? अनग्रेट इमॉर्टल्स के मुताबिक भले हाई मेन कंपटीशन में फेल हो जाऊं, इससे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को फायदा होगा, इससे राइचस पथ को फायदा होगा। वो डिमोनिक पाथ के इमॉर्टल्स हमारे रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को मारा है। हम मॉर्टल्स हैं, लेकिन हम उनका सामना करना नहीं छोड़ सकते। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेना और इसे जारी रखना ही उनसे हमारा बदला है। भले ही उसकी आवाज कमजोर थी, उसकी बातों में दम था, ऐसा लग रहा था जैसे तलवारें टकरा रही हों। शाबाश लड़के, हीलिंग गू मास्टर ने थम्स अप दिया। मैं भी यही सोचता हूं, वो कातिल इमॉर्टल्स नहीं हैं, उनके अंदर जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। हमें उनका विरोध करना होगा, हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। ठीक उसी वक्त स्क्वायर में एक बदलाव हुआ। दो नौजवान गू मास्टर्स उठे, उनके हाथों में एक गू वर्म था। उनमें से एक होंग यी था। वो चिल्लाया, मैं कामयाब हो गया। बहुत अच्छे, तुम दोनों कामयाब हुए, तुम नंबर 1 की रैंकिंग शेयर करोगे। नियमों के मुताबिक तुम हमारे सेक्ट से एक छोटा इनाम पा सकते हो। गू इमॉर्टल वूएफए की आवाज स्क्वायर में गूंजी, सब उनसे जलने लगे। दोनों नौजवान गू मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा, वो ना तो ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, एक स्क्वायर के बीच में था तो दूसरा नॉर्थ ईस्ट कोने में। अपने नाम बताओ, वूएफए ने कहा। वो सामने नहीं आया, लेकिन इन दोनों जीतने वालों को देखकर उसकी नजर में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। वो दोनों बहुत हैंडसम थी और उनका कल्टिवेशन लेवल भी अच्छा था। दे होंग यी हूं, होंग यी ने कहा। मेरा नाम ये फैन है, दूसरे नौजवान ने भी कहा। चैप्टर 1703 अवॉइडिंग द लाइमलाइट टेम्पररी। सफेद बादल उसके पास से गुजर रहे थे, हवा उसके कानों के पास से गुर्रा रही थी। फैंग युआन आसमान में तेजी से उड़ रहा था। उसके होंठों के कोने पर अभी भी खून का एक निशान था। रैंक 8 के साथ हुई इस घमसान लड़ाई में वो भी बिना चोट खाए नहीं बचा था। खासकर आखिर में, जब उसकी चाल जो जोंगशिन को मारने में कामयाब हो गई, तब बाकी के 3 रैंक 8s ने भागने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर फैंग युआन का फॉर्मेशन तोड़ दिया। यह फॉर्मेशन फैंग युआन ने नहीं बनाया था, शैडो सेक्ट ने इसे बहुत पहले एरिया के नेचुरल डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके बनाया था। यह एक नेचुरल सुपर फॉर्मेशन था। इस सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन में बहुत ताकत थी। यह इस फॉर्मेशन जैसा ही था जिसका इस्तेमाल फैंग युआन ने शियाचा और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए किया था। यह इमॉर्टल फॉर्मेशन आमतौर पर बिना किसी निशान के छिपा रहता था। शैडो सेक्ट ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वक्त आने पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफाई के पास एक बेस कैंप हो। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स अपने अपने इलाकों पर कब्जा किए हुए थे। उनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज थे। राइचस पाथ, लोन इमॉर्टल्स और डिमोनिक इमॉर्टल्स सब इन 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के बीच अपनी जगह बनाने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन सेक्ट सिस्टम क्लैन सिस्टम से अलग था। वो सिर्फ टैलेंट पर ध्यान देते थे। कई कल्टिवेशन जीनियसेस के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, उनके पास कल्टिवेशन रिसोर्सेज की कमी थी, और यही उनके रुकने की वजह थी। वक्त के साथ इन लोगों के मन में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के लिए नफरत पैदा हो गई। शैडो सेक्ट ने इस बारे में सोचा और चुपके से अनगू इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया जो 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स से नाखुश थे, और एक ढीली ढाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बहुत गुप्त थी,
जिसका नाम डिफाई था। डिफाई ज़ॉम्बी अलायंस जैसा ही था, यह शैडो सेक्ट की एक शाखा थी, ठीक वैसे ही जैसे 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स और हेवनली कोर्ट का रिश्ता था। शैडो सेक्ट ने डिफाई से कुछ उम्मीदें राखी थीं, लेकिन बदकिस्मती से छिपने की कोशिश के बावजूद वो फेरी ज़ीवे का मुकाबला नहीं कर पाया। ए फ्लैट डिफाई का नाम वो निशान मिट चुका था और इसको पूरी तरह से खत्म करने का क्रेडिट फेरी ज़ीवे को जाता था। जब से फैंग युआन सामने आया और उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के कंपटीशन वेन्यूज को तबाह किया, उसने हेवनली कोर्ट के पीछा करने वालों के बारे में भी सोचा था। यह सुपर फॉर्मेशन उसका तुरुप का इक्का था। जब उस कुछ गड़बड़ लगी तो वो कहीं और जाने के बजाय इस जगह भाग आया। जो जोंग शिन ने रूमर केज किलर मूव का इस्तेमाल किया और फैंग युआन को फंसा लिया, वो बहुत खुश था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये शुरुआत से हाई फैंग युआन का जाल था। सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन ने फैंग युआन की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। जब उसने इसका इस्तेमाल किया, उसने तुरंत रूमर केज का बाहरी दुनिया से कनेक्शन तोड़ दिया और फिर इस इमॉर्टल बैटलफील्ड को पूरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद इमॉर्टल फॉर्मेशन ने 3 रैंक 8s को एक सांस के लिए रोका भी, ताकि फैंग युआन को जो जोंगशिन को मारने का कीमती वक्त मिल सके। आखिर में इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने बाकी 3 रैंक 8 से लड़ा, लेकिन इमॉर्टल फॉर्मेशन अब तक अपनी पूरी ताकत खो चुका था। नेचुरल डाउ मार्क्स से बने इस तरह के इमॉर्टल फॉर्मेशन की एक कमजोरी भी होती है, माहौल को तबाह किया जा सकता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 रैंक 8s ये जानते थे और उन्होंने इमॉर्टल फॉर्मेशन को तबाह कर दिया। इमॉर्टल फॉर्मेशन तबाह हो गया और फैंग युआन को भी झू जोंगशिन की तरह बैकलैश झेलना पड़ा। इमॉर्टल किलर मूव्स ऐसे ही होते हैं, जितने पावरफुल, टूटने पर उतना ही बड़ा बैकलैश, ये दुधारी तलवार की तरह थे। लेकिन फैंग युआन इसके लिए मेंटली तैयार था, वो जो जोंगशिन की तरह बेखबर नहीं पकड़ा गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 रैंक 8s ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, वो बस पीछे हटना चाहते थे। फैंग युआन के पास उन्हें रोकने के लिए ना तो इमॉर्टल बैटलफील्ड था और ना हाई इमॉर्टल फॉर्मेशन, इसीलिए वो भाग पाए। उसके पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, वो उन तीनों को हरा सकता था, लेकिन उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। जब तक कि वो उन्हें फंसा ना ले या कोई खास मौका ना मिल जाए, जैसे उसने जो जोंगशिन को मारा था। आमतौर पर फैंग युआन अपनी अपर टियर रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए लुओपोसील, स्प्रिंग सिजर्स, विंटर कोट, 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड और दूसरे मेथड्स पर निर्भर था। उसने इन सब इमॉर्टल गू को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी, ये सब मजाक के लिए नहीं था। लेकिन जब वो इमेमोरियल ईयर मंकी बनता, उसकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़कर पीक रैंक 8 हो जाती। फर्क उसके डाउ मार्क्स की वजह से था। रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के मुकाबले में फैंग युआन ना तो जीता ना हारा। ड्रैगन प्लस के मुकाबले में फैंग युआन हार गया, लेकिन उसके बाद हेवन फॉर्म ने निराश नहीं किया। आखिरकार उसने बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन के अंदर छिपे हुए जरूरी इमॉर्टल गू की जगह ढूंढ ही ली। फैंग युआन ने इस दौरान ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल भी बढ़ा लिया था। उसने पहले फैमिलियर फेस का इस्तेमाल करके अपना भेस बदला, फिर ग्रोटो हेवन में घुसकर अपने थेफ्ट पाथ मेथड से अंदर के सारे इमॉर्टल गू चुरा लिए। भले हाई वो बीस्ट कैलेमिटी हेवनली स्पिरिट होश में था, लेकिन वो चलाक फैंग युआन का मुकाबला कैसे कर सकता था? इस पॉइंट पर फैंग युआन को कोई चिंता नहीं थी। उसने फिर से अपनी आइडेंटिटी बदली और बीस्ट कैलेमिटी ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर लिया। बेचारा बीस्ट कैलेमिटी हेवनली स्पिरिट पूरी तरह से धोखे में आ गया, यहां तक कि जब बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन उसमें मिल गया, तब भी यूज फैंग युआन की असली पहचान का पता नहीं चला। यह बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आमतौर पर एक अर्थली कैलेमिटी से गू इमॉर्टल को 250 डाउ मार्क्स मिलते हैं, हेवनली ट्रिब्यूलेशन से 750, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से 7250, जबकि मिरियड ट्रिब्यूलेशन से और भी ज्यादा 86,750। ये सिर्फ एवरेज नंबर्स द कुछ कैलेमिटीज और ट्रिब्यूलेशंस ज्यादा खतरनाक होते थे और गू इमॉर्टल्स उन्हें पार करके ज्यादा डाउ मार्क्स हासिल करते थे। रैंक 7 गू इमॉर्टल्स हर 10 साल में एक अर्थली कैलेमिटी का सामना करते थे, जबकि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हर 10 साल में एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन का। रैंक 7 गू इमॉर्टल्स हर 50 साल में एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करते थे, जबकि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हर 50 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन का। रैंक 7 गू इमॉर्टल्स हर 100 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन का सामना करते थे, जबकि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हर 100 साल में एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन का। एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन से 80,000 डाउ मार्क्स मिलते थे, ये एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से 10 गुना से भी ज्यादा था। यही वजह थी कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स अक्सर रैंक 7 को दबा देते थे, उनके डाउ मार्क्स का फर्क बहुत ज्यादा था।
फैंग युआन ने बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन को अपने अंदर मिला लिया, जो पहले हाई एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार कर चुका था। भले हाई ग्रोटो हेवन का असली मालिक बीस्ट कैलेमिटी इमॉर्टल पहली मिरियड ट्रिब्यूलेशन के बाद मर गया था, लेकिन उसके पीछे छोड़ा गया बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन ने बाद में कई कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस पार किए थे। वो अपनी दूसरी मिरियड ट्रिब्यूलेशन से ज्यादा दूर नहीं था। यानी बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन के बाकी सभी डाउ मार्क्स को भूल जाओ, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स की बात करें तो उसके पास 1 लाख से भी ज्यादा थे। और फैंग युआन के पास खुद पहले से हाई लगभग 1 लाख ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स थे। उसके पास शुरू में 50,000 थे, लेकिन उसने रिवर ऑफ टाइम में हेवनली कोर्ट के कई रैंक 7 एक्सपर्ट्स को मारा। उसने बहुत सारे ब्लेस्ड लैंड्स को अपने अंदर मिलाया और अलग अलग पाथ्स के बहुत सारे डाउ मार्क्स हासिल किए। इसीलिए बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन को मिलाने के बाद उसके ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स 2 लाख तक पहुंच गए। यह नंबर डरावना था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करने वाले रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स हासिल करने के लिए डूमिरियड ट्रिब्यूलेशंस पार करनी पड़ती। बो किंग एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था जिसने डूमिरियड ट्रिब्यूलेशंस पार की थी। ड्यूक लॉन्ग भी वैसा ही था। जब फैंग युआन इमेमोरियल ईयर मंकी में बदलता तो यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स टाइम पाथ डाउ मार्क्स में बदल जाते। ये मत भूलो, शिया चाका ग्रोटो हेवन मिलाने के बाद फैंग युआन के पास 70,000 टाइम पाथ डाउ मार्क्स थे। रिवर ऑफ टाइम में उसने तीनों सुंजी को मारा और उनके इमॉर्टल एपेचेस को अपने अंदर मिला लिया। उसके टाइम पाथ डाउ मार्क्स 1 लाख को पार कर गए। 2 लाख प्लस 1 लाख इमेमोरियल ईयर मंकी बनने के बाद फैंग युआन के पास कुल 3 लाख टाइम पाथ डाउ मार्क्स होंगे। इसका क्या मतलब था? अगर एक रैंक 8 गू इमॉर्टल बिना किसी खास मौके के टाइम पाथ कल्टिवेट करता तो यूज तीसरी मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार करनी पड़ती। लेकिन एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद वो रैंक 9 वेनरेबल बन जाता। ऑफ कोर्स रैंक 9 गू वेनरेबल्स के पास जरूर 3 लाख से ज्यादा डाउ मार्क्स होते होंगे, ये तो बस शुरुआत थी। फिर भी टाइम पाथ डाउ मार्क्स के मामले में फैंग युआन सूडो इमॉर्टल वेनरेबल लेवल तक पहुंच चुका था। उसके रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गू और कई काम के रैंक 8 टाइम पाथ किलर मूव्स के साथ उसकी बैटल स्ट्रेंथ पीक रैंक 8 तक पहुंच गई थी। पहले जब फैंग युआन ने ली हुआंग से लड़ा था, उसने लुओपो सील का इस्तेमाल किया और लुओपो सील के वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक को नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब फैंग युआन इमेमोरियल ईयर मंकी बन गया था। वो स्प्रिंग सिजर्स और वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक के टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ अभी भी मुश्किल होगा। फैंग युआन की निगाहें गहरी थीं। बैटल स्ट्रेंथ पर कई चीजों का असर पड़ता है। डाउ मार्क्स एक पहलू था, इमॉर्टल गू दूसरा, इमॉर्टल एपेचर की बुनियाद तीसरा और मेथड्स की संख्या भी एक था। फैंग युआन के पास डाउ मार्क्स की कमी नहीं थी। उसके पास 3 टाइम पाथ इमॉर्टल गूदर जो ठीक ठाक था। लेकिन किलर मूव्स के मामले में वो बहुत कमजोर था। भले ही उसने स्प्रिंग सिजर्स किलर मूव को कई बार मॉडिफाई किया और उसकी ताकत बढ़ाई, लेकिन कोर वही रहा। उसके पास बस यही कुछ मूव्स थे। जहां तक ड्यूक लॉन्ग की बात है, फैंग युआन ने उसकी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के साथ लड़ाई देखी थी। चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ हो या की पाथ डाउ मार्क्स, उसके पास कम से कम 3 लाख डाउ मार्क्स थे। ड्यूक लॉन्ग के पास जरूर 3 से ज्यादा रैंक 8 इमॉर्टल गू भी थे। ड्यूक लॉन्ग के इमॉर्टल किलर मूव्स बहुत सारे और गहरे थे, खासकर ट्रिपल ची रिट्रैक्शन जैसे मूव्स। वो एक ऐसी दिव्या तकनीक थी जिसके खिलाफ बचना नामुमकिन था। इन सभी चीजों की वजह से ड्यूक लॉन्ग के पास सूडो इमॉर्टल वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी। सूडो इमॉर्टल वेनरेबल में वेनरेबल शब्द था, इसे हासिल करना आसान नहीं था। इसीलिए ड्यूक लॉन्ग ईस्टर्न सी के सभी गू इमॉर्टल्स के सामने इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस हासिल कर पाया। इससे पता चलता है कि वो कितना पावरफुल था। भले हाईएस्ट प्रोसेस में वो जख्मी हो गया था। सूडो इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी इमॉर्टल वेनरेबल नहीं था, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। फैंग युआन में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, उस खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये उसकी सेल्फ अवेयरनेस पर बना था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो असल में कितना स्ट्रांग है। इसीलिए फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग से चौकन्ना था, क्योंकि उसकी बैटल स्ट्रेंथ अभी ड्यूक लॉन्ग के बराबर नहीं थी। यह ह्यूमन पाथ का पीपल्स एक्यूजेशन किलर मूव और भी स्ट्रांग हो रहा है। भले ही मुझे ह्यूमन पथ की कम समझ है, मैं देख सकता हूं कि हालत खराब हो रही है। फैंग युआन ने हल्का सा मटा सिकोद। उसका विजडम पाथ अटेनमेंट इतना गहरा था कि फेरी जी वेई भी उस हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती थी। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के इमोशंस आमतौर पर बिना वजह के नहीं होते थे, वो ज्यादातर पूर्वाभास होते थे।
मेन एम्परर यमा का इस्तेमाल करके पीपल्स एक्यूजेशन को ए सॉल्व नहीं कर सकता। जितनी बार मेन सेंट्रल कॉन्टिनेंट में दिखूंगा और जितना लंबाई रुकूंगा, यह पीपल्स एक्यूजेशन किलर मूव उतना हाई स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन अभी असली लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। भले हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कई घटनाएं हुई हैं, वो सब छोटी मोटी झड़पें हैं। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अपना मन बना लिया। एक ही लड़ाई के लिए पूरी फौज तैयार की थी, अब उन्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया है। जो जोंगशिन के साथ हुई लड़ाई में फैंग युआन ने सब्र से इंतजार किया, लेकिन ड्यूक लॉन्ग से मिल नहीं पाया। ए फ्लैट जब सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन टूट गया था, फैंग युआन को अकेले ड्यूक लॉन्ग का सामना करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। सच कहूं तो ड्यूक लॉन्ग का सामने न आना फैंग युआन पर बहुत ज्यादा प्रेशर और खतरा डाल रहा था। उस अपने निशान छुपाने और रिस्क कम करने थे। आगे मैं बाइनिंग बिंग और बाकी सबको हर जगह तबाही मचाने दूंगा। मुझे अब थोड़ा चुप कर बैठना चाहिए, ये महायुद्ध तो अभी शुरू हुआ है। फैंग युआन की ईद में ठंडी रोशनी चमकी। चैप्टर 1704 केओस इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट। आसमान में एक शांत आइलैंड तैर रहा था, कैफ्री आइलैंड। ये ग्रैंड पवेलियन सेक्ट का इलाका था। गू रिफाइनमेंट कंपटीशन का एक राउंड खत्म होने वाला था। कैफ्री आइलैंड की रक्षा कर रहे 3 गू इमॉर्टल्स ने भी राहत की सांस ली। एक ने बाहरों बादलों की तरफ देखा और अंगदाई ली। फाइनली खत्म हुआ। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की हिफाजत करने का ये मेरा सबसे थका देने वाला एक्सपीरियंस था। हाँ, सही कहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। वो शैतान फैंग युआन बहुत जालिम है। दूसरे रीजन्स के कई लोग भी बुरी नीयत रखते हैं। यह मिशन खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को वाइन पिलाऊंगा। ओह, तुम्हारी 9 फ्लो वाइन बहुत फेमस है। सोचा नहीं था कि मुझे इसे चखने का मौका मिलेगा। हाँ, यह तो बड़ा चढ़ाकर कहना है। जिस गू इमॉर्टल की तारीफ हुई उसने जल्दी से हाथ हिलाया, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन जम गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसका शरीर अकड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, मर चुका था। संभाल के, दुश्मन का हमला। उसकी सोल गायब हो गई है। बाकी डू रैंक 7 गू इमॉर्टल्स चूक गए। उन्होंने अपने डिफेंसिव मेथड्स एक्टिवेट कर दिए। अगले हाईपैल उन्होंने देखा कि कंपटीशन में गू मास्टर्स एक एक करके गिर रहे थे, सब मर चुके थे। दोनों गू इमॉर्टल्स गुस्से से भरी इन से देखते रहे। ठीक जब वो अपना मिशन पूरा करने वाले द अन पर हमला हो गया। कितने जालिम हैं, बेचारे मॉर्टल गू मास्टर्स पर हमला कर रहे हैं। जल्दी बाहर आओ, कौन बुजदिल शैतान है, सिर्फ चुपकर हमला करना जानते हो? दोनों गू इमॉर्टल्स चिल्लाए। कंपटीशन ग्राउंड में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग लगातार गिर रहे थे। मुझे देखना चाहते हो? एक मुस्कान गूंजी। लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। अपनी हंसी के बीच यिंग वूजी सामने आया। शैतान, मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों गू इमॉर्टल्स ने दांत पीसे। वो आगे बढ़े और हमला किया। यिंग वूजी अपनी जगह से हिला नहीं। वो मुस्कुराया और उन दोनों को एक मजाक भरी नजर से देखा। दोनों गू इमॉर्टल्स अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उनकी स्पीड एकदम कम हो गई। हमें पहले ही मार लग चुकी है, लेकिन अभी तो ये कौन सा मूव है? दोनों रैंक 7 गू इमॉर्टल्स जमीन पर गिर पड़े और देखते रहे कि यंग वूजी उनकी तरफ आ रहा है। यिंग वूजी मुस्कुराया और तीनों गू इमॉर्टल लाशों को रख लिया। लॉर्ड सेक्ट लीडर को तुम्हारे इमॉर्टल एपेचर्स चाहिए आखिरकार। उसने कंपटीशन ग्राउंड पर एक आखिरी नजर डाली। वहां अब कोई खड़ा नहीं था, ये लाशों का मैदान था। एक पाल बाद यिंग वूजी कैफ्री आइलैंड से बाहर उठ गया। पूरा आइलैंड मौत के सन्नाटे से भर गया था, एक भी जिंदा चीज नहीं बची थी। उसी समय स्केल लाइट रिवर के ऊपरी हिस्से में हे लूलैंड चिल्लाई, एक मामूली से इमॉर्टल फॉर्मेशन से मुझे रोकोगे? उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसका ऑरा बड़ा और दुनिया में फैल गया, अपने आसपास रेडिएट करते हुए, जिससे तेज हवाएं चलने लगी। बूम! एक इमॉर्टल फॉर्मेशन की ताकत उभरी। वो इमॉर्टल फॉर्मेशन जो अपनी मैक्सिमम डिफेंस पर था, टूटकर बिखर गया। पफ पफ पफ! इस जगह की रक्षा कर रहे गू इमॉर्टल्स ने बैकलैश की वजह से खून थूका। हे लूलैंड बुरी तरह हंसी और उसके आसपास स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स उभार आए, जो गू इमॉर्टल्स की तरफ लपके। 100 सेगमेंट फॉरेस्ट। बाइनिंग बिंग बर्फ पर पैर रखते हुए धीरे धीरे चल रही थी। हरा भरा बांस का जंगल पूरी तरह से जम चुका था, जैसे अंबर में फंसा हुआ कोई कीड़ा, बिल्कुल हिल नहीं सकता था। घास का मैदान मोती बर्फ से ढका हुआ था, वहां कोई जिंदगी नहीं बची थी। बांस के जंगल के बीच में बने कंपटीशन स्टेज पर सैकड़ों मॉर्टल गू मास्टर्स बूट बैन कर जम चुके थे, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। बाइनिंग बिंग, ही लूलैंड,
और यंग वूजी स्टोन लोटस आइलैंड पर कल्टिवेट कर रहे थे। अन पर फ्यूचर सेल्फ किलर मूव इस्तेमाल होने के बाद वो अपने फ्यूचर सेल्फ की बैटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते थे। वो रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में एलीट्स बन गए थे। आम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये नतीजा देखकर फैंग युआन खुश था। फ्यूचर सेल्फ की मदद से ये तीनों तेजी से बढ़े और इस बड़ी लड़ाई में शामिल होने के काबिल हो गए। ये तीनों एग्जेम्पलरी टैलेंट वाले जीनियसेस हैं। एक बार उनकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ी, उन्होंने तुरंत दूसरे रैंक 7s को कमजोर दिखा दिया। ए फ्लैट, सब कुछ हेवनली कोर्ट के रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। हेवनली कोर्ट। नई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फेरी ज़ीवे का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने हेवनली कोर्ट को कमांड किया और एक बड़ी कीमत चुकाकर ट्रेजर येलो हेवन से टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठे किए। आखिर में वो फैंग युआन की ग्रोथ को रोक नहीं पाई, यहां तक कि उसके 3 माटाहट भी अब इतने स्ट्रांग हो गए थे। जब यह इंफॉर्मेशन ड्यूक लॉन्ग तक पहुंची, उसने लड़ाई के सीन को देखा और उसकी एड़ी में तेज रोशनी चमकी। वो साफ तौर पर प्रभावित था। फेरी ज़ीवे समझ नहीं पाई, लेकिन ड्यूक लॉन्ग तुरंत समझ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, फैंग युआन, मैंने तुम्हें असल में अंडरएस्टिमेट किया। फेरी ज़ीवे कंफ्यूज हो गई। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आपका क्या मतलब है? इन तीनों की ताकत में इतनी तेजी से इजाफा होने की वजह किलर मूव फ्यूचर सेल्फ है। ड्यूक लॉन्ग ने गंभीर आवाज में कहा, फ्यूचर सेल्फ? ये मेरे पहले डिसाइपल ने बनाया था। उस वक्त उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया था और अपना वेनरेबल कल्टिवेशन लेवल खो दिया था। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने फ्यूचर सेल्फ किलर मूव का आविष्कार किया। ड्यूक लॉन्ग ने जवाब दिया। ए फ्लैट हैरान होने की बारी फेरी ज़ीवे की थी। उसकी भुएं सिकुड़ गईं। उस विश्वास नहीं हो रहा था। मेन स्पेक्ट्रल सोल की यादें चेक कर चुकी हूं। यूज जो रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस मिला यूएस में फ्यूचर सेल्फ नहीं था। इसका मतलब फैंग युआन के पास पहले से हाई एक रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस है। वारना यूज फ्यूचर सेल्फ कैसे मिल सकता है? रिवर ऑफ टाइम तो हमने साफ तौर पर लॉक कर दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। ए फ्लैट, इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। लगता है अब हमें फैंग युआन पर बहुत ध्यान देना होगा। उसके पास कुछ खास मेथड्स हो सकते हैं। ड्यूक लॉन्ग अब फैंग युआन को हल्के में नहीं ले रहा था। या कहूं, वो रेड लोटस डेमन वेनरेबल को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक पाल में फेरी ज़ीवे और ओल्ड मैन झेंग युआन ने एक भारी जज्बा महसूस किया। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने जो जख्म दिए थे, उसकी यादें अन पर फिर से हावी हो गईं। लेकिन इसके बाद फैंग युआन पूरी तरह से गायब हो गया। सिर्फ बाइनिंग बिंग, ही लूलैन और यंग वूजी अनागिनत जीतों के साथ हमले कर रहे थे, जिससे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अफरा तफरी मच गई। फैंग युआन कर क्या रहा है? क्या वो चुपके से एक बड़े धमाके के लिए ताकत जमा कर रहा है? फैंग युआन ने कुछ नहीं किया। इससे हेवनली कोर्ट को बुरा लग रहा था। ये वही फीलिंग थी जैसे कमान पर चेट तीर का सामना करना। उन्हें चिंता थी कि वो कब छूटेगा। फैंग युआन इंतजार कर रहा था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग कभी खुद सामने नहीं आया। हालत बिगड़ती जा रही है। फैंग युआन ने दांत पीसे। उस महसूस हो रहा था कि सिचुएशन खराब है। ड्यूक लॉन्ग सामने नहीं आया। भले हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में बहुत रुकावटें आयम, लेकिन कुर्बानियों के बावजूद वो जारी रहा। खासकर जब कंपटीशन आगे बढ़ रहा था और गू मास्टर्स कम होते जा रहे थे, लोकेशंस की संख्या भी कम हो गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मेंबर्स अब उतने बिखरे हुए नहीं थे। हर लोकेशन पर ताकत साफ तौर पर बढ़ गई थी। बाइनिंग बिंग, ही लूलन और बाकी लोगों को अब साथ मिलकर काम करना पड़ रहा था। अगर वो अकेले होते तो कंपटीशन ग्राउंड्स को तबाह नहीं कर पाते। लॉन्जेविटी हेवन भी फैंग युआन के लिए वक्त पर सामने नहीं आया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की शुरुआत में बिंग साई चुआन ने फैंग युआन से कांटेक्ट किया था। वो चाहता था कि वो मिलकर इस रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को तबाह करें, ताकि हेवनली कोर्ट के प्लान्स को नाकाम कर सकें। लेकिन अब तक लॉन्जेविटी हेवन ने कोई जवाब नहीं दिया था। शैडो सेक्टर में अकेले इस कंपटीशन को नहीं रोक सकते जब तक कोई और बड़ी ताकत हमारे साथ ना आ जाए। फैंग युआन साफ जानता था। भले हाई शैडो सेक्ट ने कईयों को मारा और कन्वेंशन की प्रोग्रेस में बाधा डाली, जब तक ड्यूक लॉन्ग हिलेगा नहीं, यह कंपटीशन पूरे इरादे के साथ जारी रहेगा। और क्योंकि ड्यूक लॉन्ग हिला नहीं, बाकी 4 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने एक्शन लेने की हिम्मत नहीं की। ये ड्यूक लॉन्ग की बुद्धिमानी थी। इसीलिए फैंग युआन को आगे रहना पड़ा। भले ही वो जीत रहा लग रहा था, सच्चाई ये थी कि सिचुएशन अभी भी ड्यूक लॉन्ग के कंट्रोल में थी। फैंग युआन के नजरिए से सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हालत अभी तक बदली नहीं थी। उस क्या करना चाहिए? लंबी सोच विचार के बाद
फैंग युआन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। उसने बाइनिंग बिंग और बाकी लोगों को कंपटीशन लोकेशंस पर हमला करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने रिसोर्स पॉइंट्स लूटना शुरू कर दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ढेरों रिसोर्सेज दिए और उससे भी ज्यादा स्टोरेज में थे। हर लोकेशन जिसे बाइनिंग बिंग और बाकी लोग लूटते, फैंग युआन उसका वीडियो ट्रेजर येलो हेवन में डाल देता ताकि बाकी सब गू इमोर्टल्स देख सकें। यह स्ट्रैटेजी पहले कुछ दिन काम नहीं आई। भले ही बाइनिंग बिंग और बाकी लोगों को बहुत फायदा हुआ, फैंग युआन खुश नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद और अफरा तफरी मच गई। नॉर्दर्न प्लेन्स की स्लीपिंग लेडी अचानक हरकत में आई और उसने कॉम्बैट इमोर्टल सेक्ट के फॉर्मेशन पर हमला किया, एक रिसोर्स पॉइंट को पूरी तरह से लूट लिया। सियोहूची और सियोशी रंग जैसे दिखने वाले गू इमोर्टल्स ने ग्लास माउंटेन रंगे पर हमला किया, सुपरफोर्स के इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया। वहां तैनात 3 गू इमोर्टल्स मारे गए। एक इमेमोरियल इमोर्टल मटेरियल जो इमोर्टल क्रेन सेक्ट जा रहा था, उस पर रास्ते में कुछ अनजान गू इमोर्टल्स ने हमला कर दिया। इमेमोरियल इमोर्टल मटेरियल चोरी हो गया। कई दिन बीत गए और ज्यादा अफरा तफरी मचने लगी। ये सच में आग लगने जैसा सीन था। हर तरह के मशहूर रिसोर्स पॉइंट्स लूटे जा रहे थे। कुछ लूटने ही वाले द गू इमोर्टल्स पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में देखे जा सकते थे, हर कोने में एक्टिवली घूम रहे थे। हा, आखिरकार लोगों के दिल लालच से भर ही गए। एक गुप्त जगह पर फैंग युआन जोर से हंसा। उसकी चाल जालिम थी, उसने दूसरों के लालच का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर वो फोर्सेस या गू इमोर्टल्स को जबरदस्ती हमला करने और रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को तबाह करने के लिए उकसाता, तो वो हिचकिचाते। लेकिन अगर वो उन्हें रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला करने और लूटने के लिए धकेलता, इस प्रोसेस में हेवनली कोड से टकराव से बचते हुए, तो उनके लिए इस लालच को रोकना मुश्किल था। साथ ही इन हासिल किए गए रिसोर्सेस से गू इमोर्टल्स और भी ललचाते, उनका लालच और इच्छा वक्त के साथ बढ़ती जाती। और जो गू इमोर्टल्स किनारे पर बैठे देख रहे थे, वो कैसे बैठकर दूसरों को इतने सारे रिसोर्सेज लूटते देख सकते थे? क्या उन्हें बेचैनी नहीं हो सकती थी? आखिरकार रिसोर्सेज की मात्रा सीमित थी। अगर दूसरों ने उन्हें पहले ले लिया, तो उन्हें बाद में कुछ नहीं मिल पाता। फैंग युआन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और तुरंत बेहतरीन नतीजे हासिल किए। पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट अफरा तफरी में डूब गया। वेस्टर्न डेजर्ट, सदर्न बॉर्डर, ईस्टर्न सी और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स एक के बाद एक सामने आए, यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोन और डेमोनिक इमोर्टल्स भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। फैंग युआन, मैं चाहती हूं कि तुम तड़प तड़प के मारो। फेरी जी वे ने गुस्से में दांत पीसे। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी आह भरी। लोगों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे। इसके बावजूद ड्यूक लॉन्ग ने अपना प्लान नहीं छोड़ा। उसने रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना जारी रखा। अनकॉम्पिटिशन लोकेशंस पर कई गू इमोर्टल्स ने भारी पहरा दे रखा था। ये इसीलिए था क्योंकि हेवनली कोर्ट ने अपनी ताकतें यहां इकट्ठा कर ली थीं, जिससे उनके रिसोर्स पॉइंट्स अब कमजोर पड़ गए थे और लोग उन्हें आसानी से लूट सकते थे। ये कहा जा सकता है कि फैंग युआन का प्लान बदलना ड्यूक लॉन्ग की अपनी हाई स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयार किया गया था। ये एक सीधा काउंटर था। ड्यूक लॉन्ग का इरादा हिला नहीं। भले हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से गड़बड़ मची हुई थी, उसने फिर भी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की रक्षा की। उसकी इस स्ट्रैटेजी से फैंग युआन ने दांत पीसे। वो कुछ नहीं कर सकता था। ड्यूक लॉन्ग ने किसी भी दखल पर रिएक्ट करने से इनकार कर दिया। इसने फैंग युआन को हमला करने पर मजबूर किया। लेकिन फैंग युआन जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता था कि वो हेवनली कोर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता और अभी दूसरी फोर्सेज लड़ाई में शामिल नहीं हुई थीं। अगर वो जल्दबाजी करता, तो वो उनके लिए बस एक सीधी बनकर रह जाता। इसीलिए फैंग युआन चुपचाप इंतजार करता रहा। चैप्टर एंड।